प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग कैलकुलस के चैप्टर 6 रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी जो कि क्लास 12 में है, उसका हम लोग आज अदर बुक से पढ़ेंगे। यानी कि जो चैप्टर 6 है उसका मैं आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी में थ्योरी, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में आपको बता चुका हूँ। आज मैं आपको अदर बुक से बताऊँगा। मैं आपको प्रॉमिस किया था कि एनसीईआरटी के अलावे भी मैं आपको बताऊँगा, तो आज मैं आपको एनसीईआरटी से अलावे बताता हूँ। तो आइए बच्चों इसे देखा जाए। देखिए क्या कहता है कि ए स्फेरिकल बॉल ऑफ सॉल्ट इज डिसॉल्विंग इन वाटर in such a manner that the rate of decrease of volume at any instant is proportional to the surface. Prove that the radius is decreasing at a constant rate. मैं क्वेश्चन तो पढ़ दिया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह एक बार में आपको समझ में नहीं आया होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि यह क्वेश्चन कहता क्या है। कहता है कि आपका सॉल्ट यानी कि नमक है, और जो नमक का आकार है, जो शेप है, और वह शेप आपका क्या है, स्फेरिकल है, यानी कि गोलाकार है। समझ गए? तो गोल जैसा आपका नमक है। उस नमक को हम लोग पानी में दे रहे हैं। तो नमक को पानी में देने से नमक क्या होगा, घुलेगा, डिसॉल्व हो जाएगा। समझ गए? वो घुलेगा, तो वो नमक आपका क्या हो रहा है, घुल रहा है। तो उसी में क्या दिया हुआ, अब एक बार फिर से पढ़िए, अब आपको समझ में आएगा। सॉल्ट है यानी कि नमक है, जिसका साइज क्या है, साइज किस प्रकार से है, तो स्फेरिकल है, गोलाकार है। डिसॉल्व यानी कि वह नमक आपका घुल रहा है। किसमें घुल रहा है, तो वह नमक आपका वाटर में घुल रहा है, पानी में घुल रहा है। किस प्रकार से घुल रहा है, समझ गए? किस प्रकार से घुल रहा है कि द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम, यानी कि जब नमक घुलेगा, समझ गए? तो पहले मान लीजिए इतना बड़ा नमक है, तो घुलेगा तो उसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझ गए? उसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा। यानी कि वॉल्यूम जो है उसका जब पूरे आकार की बात करते हैं तो इसका मतलब हम लोग वॉल्यूम, आयतन की बात करते हैं। तो जैसे जैसे वह छोटा होते जाएगा तो आयतन भी क्या होगा, घटते जाएगा। तो वही लिखा है रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम, यानी कि आयतन आपका घट रहा है। किस प्रकार से घट रहा है, तो वह प्रोपोर्शनल है। समझ गए? वह क्या है, प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है, तो वह प्रोपोर्शनल है आपका सरफेस का, यानी कि सरफेस एरिया का वो प्रोपोर्शनल है। तब हम लोगों को दिखाना है, समझ गए? क्या हम लोगों को दिखाना है कि जो रेडियस है, जो आपका गोलाकार नमक है, समझ गए, उसका जो रेडियस है, जो त्रिज्या है, वह त्रिज्या भी घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है। समझ गए? यानी कि घट रहा है। और बेस्ट बात है, जब बड़ा से छोटा होते जाएगा तो उसका त्रिज्या भी घटेगा। तो वह डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है कांस्टेंट रेट से। समझ गए? कांस्टेंट रेट से वो आपका घट रहा है। ये चीज हम लोगों को दिखानी है। तो आइए हम लोग दिखाते हैं। तो यहाँ पर स्फेयर की बात हो रहा है, गोला की बात हो रहा है। एक जगह पे आयतन है, समझ गए? एक जगह पे आयतन है और एक जगह पे आपका क्या है, सरफेस की बात कर रहा है। तो आइए गोला का हम लोग पहले आयतन लिख लेते हैं और फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि हम लोग जो है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ले लेते हैं और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, हम लोग जो है सॉल्यूशन कर रहे हैं। एक साथ में दो क्वेश्चन लिखा हूं, तो हम सॉल्यूशन कर रहे हैं फर्स्ट का। समझ गए? हम लोग फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो आपका हम लोग वॉल्यूम के लिए V ले लेते हैं और सरफेस एरिया के लिए S ले लेते हैं, और इसका जो त्रिज्या होगा, उस त्रिज्या को, जो रेडियस होगा, उसको हम लोग R मान लेते हैं।
तो क्या लिखिएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉल ऑफ साल्ट। हाँ, तो इसके लिए आप भी ले लीजिए, समझ गए, भी। तो ये आपका गोला है, स्फीयर है, तो गोले का आयतन कितना हो जाएगा, तो गोले का आयतन आपका हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। समझ गए, ये आपका गोले का आयतन हो गया। सरफेस एरिया की बात करता है तो सरफेस एरिया भी ले लीजिए। सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल बॉल ऑफ साल्ट एस बराबर, तो अब आपका हो गया गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। समझ गया, जहां पर आर क्या है, आर आपका रेडियस है। समझ गया, और क्या दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें दिया हुआ है कि आपका जो आयतन है, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपका, हाँ, वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है। समझ गए, वॉल्यूम आपका क्या हो रहा है, तो डिक्रीज हो रहा है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। तो वॉल्यूम किसका डिक्रीज हो रहा है, ये किस प्रकार से हो रहा है, तो ये प्रोपोर्शनल है। समझ गए, तो प्रोपोर्शनल के साइन को हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से दे देते हैं, ये प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है, तो सरफेस का। समझ गए, यानी कि सरफेस एरिया का, यानी कि ये भाई साहब किसका प्रोपोर्शनल है, तो एस का प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अच्छा, अब बात ये होती है कि ये आपका वॉल्यूम आयतन बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो नमक का गोला है वो जैसे जैसे आपका पानी में वो जाएगा तो धीरे धीरे वो घटते रहेगा, यानी कि उसका आयतन घटेगा। और लिखा भी है कि वो आपका जो है ना डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर आप क्या ले लीजिए, माइनस साइन। यह माइनस साइन बताता है कि वो डिक्रीज हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, माइनस dv/dt। और जब आप प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, प्रोपोर्शनल जब हटाते हैं तो हम लोगों को एक कांस्टेंट लेना पड़ता है। तो इक्वल टू, मान लीजिए कि वह कांस्टेंट आपका हो गया k, और s का मतलब कितना है, तो s का मतलब हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। समझ गए, तो आप यूं कहें कि माइनस d/dt ऑफ, समझ गए, माइनस d/dt ऑफ v। तो v की जगह पे आप क्या लिख दीजिएगा, 4/3 पाई आर क्यूब बराबर k इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो बाबू आपका कितना हो गया, माइनस 4/3 पाई, कांस्टेंट है आपका बाहर, आर क्यूब, तो आर क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3r स्क्वायर। फिर आप r को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो यानी कि आपका dr कितना हो जाएगा, तो dt। ये थोड़ा सा देखने में समस्या हो रहा है, मैं इसे घेर देता हूँ। हाँ, ठीक है, अब नहीं दिक्कत होगी। ठीक है, चलिए, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, मैं इसे क्या किया, तो मैं इसे घेर दिया। ठीक है बाबू, चलिए, तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो बराबर कितना हो गया, k इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए जी, ये 3 आपका कैंसिल, तो आपका जो है ना dr/dt, तो dr/dt किसके बराबर हो गया, तो यहाँ पर k इंटू 4 पाई आर स्क्वायर है, और इस तरफ -4 पाई आर स्क्वायर आपका गुना में है, तो ये भाई साहब भाग में आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। समझिए, अब जो है कि 4 पाई आर स्क्वायर ऊपर और 4 पाई आर स्क्वायर नीचे आपका कट गया, तो क्या बच गया बाबू, तो आपका बच गया dr/dt बराबर -k। समझ गए, dr/dt बराबर कितना हो गया, -k। तो सबसे पहली बात कि यह माइनस आया है, माइनस आया है तो इसका मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। समझ गए,
ये आपका माइनस आया है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये डिक्रीज हो रहा है। क्या डिक्रीज हो रहा है? तो आर क्या है? तो आर रेडियस है। किसका रेडियस है? तो नमक के गोले का। यही तो पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? कि आपका प्रूव दैट द रेडियस ऑफ इज डिक्रीजिंग, त्रिज्या घट रहा है एट ए कांस्टेंट रेट। किस रेट से बाबू? तो कांस्टेंट रेट से। तो सही बात तो है कि ये तो आपने कांस्टेंट ले लिया है, यानी कि कांस्टेंट रेट से ही तो घट रहा है, यानी कि दैट इज रेडियस इज डिक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट। समझ गए? यानी कि जो आपका त्रिज्या है, तो त्रिज्या किस तरह से घट रहा है? तो त्रिज्या आपका कांस्टेंट रेट से घट रहा है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा, कोई बहुत भारी क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को अदर बुक से बताया, और दूसरा क्वेश्चन भी आपका यही बन जाएगा। हाँ, सफिशिएंट जगह है, यहाँ पर मैं बिल्कुल बना दूंगा दूसरा क्वेश्चन को। तो अब देखिए सॉल्यूशन, तो किसका सॉल्यूशन? तो स्टार 2, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन? कहता है फाइंड एन एंगल थीटा। आपको एक कोण थीटा निकालना है, जहां पर थीटा क्या है? तो थीटा 0 से बड़ा है और π/2 यानी कि 90 से छोटा है। व्हिच इंक्रीज ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स साइन, जो कि आपका इंक्रीज कर रहा है। समझ गए? यानी कि थीटा बढ़ रहा है। किस तरह से बढ़ रहा है? तो इसके साइन के दुगुना से। समझ गए? इसके साइन के दुगुना से। क्या है मैं आपको समझाता हूं। तो देखिए थीटा, बल्कि ऐसे लिखिएगा पहले, समझ गए? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दीजिए, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो आपका क्या कहता है? थीटा बढ़ने का दर, डी थीटा बाय डी टी, थीटा बढ़ने का दर, ये किसके बराबर है? तो ट्वाइस, यानी कि दोगुना। किसका दोगुना? इट्स साइन। समझ गए? यानी कि डी बाय डी टी ऑफ साइन थीटा। समझ गए? इट्स साइन का मतलब क्या हो गया? साइन थीटा। तो साइन थीटा के बढ़ने के दर के दुगुन के बराबर है थीटा बढ़ने का दर, और यह दोनों एक दूसरे के क्या हो गया आपस में? तो बराबर हो गया। समझ गए? तो अब देखिए तो क्या हो गया आपका? अब यहां पर आपका है, समझ गए? अब यहां पर डी थीटा बाय डी टी बराबर 2 बाहर, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा। समझ गए? और फिर जो है आप अभी साइन थीटा को थीटा के रेस्पेक्ट में तो डिफरेंशिएट कर नहीं रहे हैं, आप तो टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो फिर आपको थीटा को टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। अब जो है कि आप एक तरफ लेते आइए। समझ गए? तो एक तरफ लाइएगा तो क्या हो जाएगा बाबू? 2 cos थीटा डी थीटा बाय डी टी माइनस डी थीटा बाय डी टी बराबर आपका कितना हो गया? तो बराबर 0 हो गया। आप ऐसा कीजिए कि डी थीटा बाय डी टी कॉमन ले लीजिए, तो 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर कितना हो गया? 0। आपका जो ये थीटा है डी थीटा बाय डी टी, यह तो आपका 0 हो ही नहीं सकता है। समझ गए? जब ये 0 नहीं हो सकता है तो 0 किसको होना पड़ेगा? 2 cos थीटा माइनस 1 को। इंप्लाइज 2 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0, यानी कि 2 cos थीटा बराबर 1, यानी कि cos थीटा बराबर 1/2। और अब आप ही बताइए कि cos का वैसा कौन सा एंगल है, कौन सा कोण है जिसका मान 1/2 होता है? आप भली बातें जानते हैं, 60 डिग्री π/3, यानी कि दैट इज थीटा बराबर हो गया π/3, यानी कि 60 डिग्री। और यह जो आपका 60 डिग्री आपका π/3 आया, बोल रहा था क्वेश्चन में, यहाँ पर लिखा था इस थीटा का जो वैल्यू है 0 से बड़ा
और π/2 यानी कि 90 से छोटा होना चाहिए। और हम लोग बिल्कुल ही 60 डिग्री यानी कि जो π/3 निकाले ये बिल्कुल इसके रेंज में ही निकाले। तो इस प्रकार से हम लोग अभी 2 क्वेश्चन को बना लिए। ठीक है, चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटने दीजिए हमको। हाँ, मेरे रहने से शायद नहीं आ पाएगा, या आ गया देखिए तो। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, आज ये हम लोगों का रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी का ये लास्ट लेक्चर है। हाँ, आज मैं आपको अदर बुक से बता रहा हूँ। हालांकि जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सारा एक्सरसाइज ख़त्म कर देंगे, जिसमें कि 5 टॉपिक है, क्या क्या है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, अप्रोक्सीमेशन, टेंजेंट एंड नॉर्मल, मैक्सिमा एंड मिनिमा, जब ये आपका ख़त्म हो जाएगा फिर हम लोग जब मिसलेनियस एक्सरसाइज और मिसलेनियस एग्जाम्पल्स जब पढ़ेंगे तो उसमें फिर आपका 2-4 क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी से आएगा, और तब हम लोग रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी एक बार फिर से हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, 2-4 क्वेश्चन आएगा, जब जैसे आते रहेगा एनसीईआरटी को हम लोग एक सुर से पढ़ें जैसा पढ़ेंगे, जैसा कि हम आपसे प्रॉमिस किए हैं, और बीच बीच में मैं आपको अदर बुक से बताता रहूँगा। हाँ, बिल्कुल ही दूसरे बुक से बताने में मैं कोई कोताही नहीं करूँगा। ठीक है बाबू, तो आइए, कैसा लग रहा है आपको, समझ में आता है कि नहीं, ये आप मुझे बताएं भी। हाँ, कमेंट करके बताएं। आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेज से भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत होगा आप मेरे से पूछ भी सकते हैं। इस कोरोना महामारी के बीच हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं अभी ऑनलाइन क्लासेस, यह एम ये है हम लोगों का कि हमारे प्यारे बच्चों का सिलेबस पीछा न रह जाए, इसीलिए हम लोग इस तरह से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, जब बीमारी दूर हो जाएगी, तो फिर हम लोग क्लासरूम में पढ़ेंगे, जब भारत सरकार का आदेश आएगा। हाँ, हालांकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि जुलाई के फर्स्ट वीक से पढ़ाई भी शुरू हो जाएगा, स्कूल कॉलेज कोचिंग भी खुल जाएगा। लेकिन बात यह है कि भले आपका ये खुल जाए, लेकिन बीमारी अभी ख़त्म नहीं हो रहा है, बीमारी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप घर में रहें, सुरक्षित रहें, और दूसरों को भी आप इसके बारे में जागरूक करते रहें। हाँ, आपके लिए हम लोग जो सारे टीचर हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अपनी बात करूँगा, और भी टीचर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप घर में रहें, आपका सिलेबस टाइम पे ख़त्म हो जाए और आप सुरक्षित रहें। ठीक है, तो आइए बाबू, हम लोग एक और क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाँ, आज अदर बुक से पढ़ाई कर रहे हैं, तो देखिए क्या है क्वेश्चन। ये आपका क्वेश्चन 3, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब is increasing at a constant rate, at a constant rate. Prove that the increase in surface area varies inversely
is the length of the edge of the cube। हाँ, एक तो हम लोगों को इस क्वेश्चन को पढ़ना है। हाँ, आइए बाबू देखा जाए क्या कहता है। तो क्या कहता है, देखिए कहता है कि सॉल्यूशन, क्वेश्चन को समझिए। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब, क्यूब का मतलब क्या हो गया, तो क्यूब का मतलब आपका हो गया घन, समझ गए। द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब यानी कि एक आयतन का घन, इंक्रीजिंग एट ए कांस्टेंट रेट, यानी कि आपका अचर दर से यानी कि कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। प्रूव दैट यानी कि हम लोगों को दिखाना है कि द इंक्रीज इन सरफेस एरिया, हाँ सरफेस, सिर्फ सरफेस भी लिखे तो आपको सरफेस एरिया ही समझना है। सरफेस आर वेरीज यानी कि जो सरफेस है, जो सरफेस में बढ़ने का जो दर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में जो बढ़ने का दर है वह वेरीज हो रहा है। कैसे वेरी हो रहा है, इनवर्सली, समझ गए, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। इनवर्सली का मतलब क्या हो गया, व्युत्क्रमानुपाती इज द लेंथ ऑफ द एज ऑफ क्यूब, यानी कि जो आपका घन है उसके एज का मतलब क्या हो गया, तो एज का मतलब हो गया किनारा, ठीक है। तो घन के किनारे के व्युत्क्रम से यह बढ़ रहा है, ठीक है। तो आइए, जब घन है तो इसके आयतन और सरफेस की बात करते हैं हम लोग। हाँ, तो क्या लिखिएगा, लिखना है वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यानी कि घन का आयतन, जिसको हम लोग भी बोलेंगे। तो घन है, समझ गए, तो घन का आयतन क्या होता है, तो साइड क्यूब होता है। तो कितना हो जाएगा, साइड क्यूब, भुजा क्यूब, और आप एक भुजा को क्या मान लीजिए, तो आप मान लीजिए x, ठीक है। और कहीं ना कहीं किसकी बात कर रहा है, तो सरफेस की बात कर रहा है, यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो वो भी लिख दीजिए, सरफेस ऑफ क्यूब। याद रहे सिर्फ सरफेस का मतलब ही सरफेस एरिया ही होता है, समझ गए। तो यानी कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको हम लोग S लिखेंगे, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या हो जाता है, 6 गुनी भुजा का स्क्वायर, यानी कि 6x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या दिया हुआ है, गिवन, यानी कि दिया है, क्या दिया है बाबू, इसको देखिए। तो दिया है कि जो आपका आयतन है वह आयतन कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, यानी कि dv/dt बराबर k, जहां पर k आपका क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है कि सरफेस जो है, सरफेस, तो यानी कि जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने का जो दर है वह आपका लेंथ का व्युत्क्रमानुपाती होना चाहिए, यानी कि लेंथ आपने क्या मान लिया है, एज आपने क्या ले लिया है, तो एज आपने x ले लिया है, तो आपको 1/x दिखाना पड़ेगा। आइए दिखाइए, तो देखिए बाबू, तो इम्प्लाइज d/dt ऑफ, हाँ तो v आपका कितना है, x क्यूब है, x क्यूब बराबर k, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, फिर x को t के रेस्पेक्ट में कीजिएगा, तो dx/dt बराबर k, आप यूं कहें कि dx/dt बराबर हो गया k/3x स्क्वायर, ठीक। और अब आइए, तो आपसे सरफेस एरिया के बारे में पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है। तो अब नाउ, यानी कि अब
डी एस बाय डी टी बराबर डी बाय डी टी ऑफ एस। एस आपका कितना है 6 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 6x²। तो 6 बाहर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा तो 2x, फिर x को t के रेस्पेक्ट में यानी कि dx बाय dt। तो आप देखिए तो ds बाय dt कितना हो गया 6 दूनी 12x और dx बाय dt। तो dx बाय dt किसके बराबर है, यदि आप इसका नाम एक नंबर दे देते हैं तो ये k बाय 3x² के बराबर है, k बाय 3x²। आइए काटिए तो 4 3 12, ये भाई सब कट गया यानी कि ds बाय dt बराबर हो गया 4k बाय x। समझ गए, ये आपका कितना हो गया बाबू, तो ये आपका हो गया 4k बाय x। ठीक है, 4k बाय x हो गया। तो अब देखिए जब 4k बाय x हो गया तो ये जो आपका ऊपर का 4k है, तो ये 4k क्या है, ये 4k आपका कांस्टेंट है। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, ds बाय dt इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय x। समझ गए, आप क्या लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 4k कांस्टेंट यदि हटाइएगा तो आपको एज ए प्रोपोर्शनल का साइन देना पड़ेगा। तो ds बाय dt किसका प्रोपोर्शनल हो गया 1 बाय x का, या आप यूं कहें कि ds बाय dt इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x का। देखिए मेरा बोलने का तरीका देखिए मैं कैसे बोल रहा हूं, ds बाय dt प्रोपोर्शनल है 1 बाय x का, या ds बाय dt इनवर्सली प्रोपोर्शनल है x का, और यही तो बोल रहा था। समझ गए, और इस प्रकार से ये हम लोगों का क्या हो गया, तो हम लोगों का हो गया आंसर। यानी कि लिखिएगा 10 सरफेस आर वेरीज इनवर्सली is the length of the is of the cube। हिंदी में कैसे लिखिएगा, अतः, समझ गए, हिंदी में कैसे लिखिएगा बाबू, अतः पृष्ठीय क्षेत्रफल घन के एक किनारे के लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती बढ़ रहा है। समझ गए, ठीक है बाबू। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को भी कर लिए। हाँ, अभी तक हम लोग अदर बुक से 3 क्वेश्चन को किए। अब आप क्या कीजिए, तो अब आपको एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो आइए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। यदि डायरेक्ट वीडियो में थोड़ा छोटा दिखता हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर उससे लिखिएगा, तो आप उस चीज़ को बड़ा भी कर सकते हैं। हाँ, इनलार्ज आप कर सकते हैं लिखने वक्त। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, यह मेरा प्रैक्टिकल अनुभव रहा है। मैं चाहता हूं कि मेरे अनुभव का आप फायदा लें। चलिए बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाँ आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को लिया जाए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस प्रकार से, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4, वाटर इज ड्रिपिंग आउट, वाटर इज
ड्रिपिंग आउट फ्रॉम ए conical funnel of semi vertical angle pi by 4 at the uniform rate of 2 centimeter square per second in its surface area through a टीनी होल या टाइनी होल, जो भी बोलिए, टाइनी होल एट द वर्टेक्स इन द बॉटम when the slant height of the water is 4 centimeter, find the rate of decrease of the slant height of the वाटर, समझ गए, ऑफ द वाटर। तो क्या लिखा हुआ है सो देखिए। मैं पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि ये हम लोगों को समझ में आए। तो क्या कहता है कि water is dripping out from a conical funnel of semi vertical angle pi by 4 at the uniform rate of 2 centimeter square per second in its surface area through a tiny hole at the vertex in the bottom. When the slant height of the water is 4 centimeter, find the rate of decrease of the slant height of the वाटर। तो समझ में आ गया ना क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या आएगा समझ में? लड्डू अब समझाते हैं हम कैसे समझ में आएगा, समझिए अपने भाषा में। देखिए, कोनिकल फनल है, समझ गए, कोनिकल फनल। तो कोनिकल फनल का मतलब हो गया एक कोन है, यानी कि एक शंकु के आकार का आपके पास बर्तन है और उस शंकु के आकार का बर्तन में आपने पानी को रखा है, समझ गए। तो शंकु के आकार के बर्तन में आपने रखा है और जो इसका वर्टेक्स है, समझ गए, जो शंकु का वर्टेक्स है, छेद वहां पर है और वहां से पानी गिर रहा है। तो अब जो है कि आप शंकु के आकार का बर्तन दो तरह से बना सकते हैं। एक इस प्रकार से, समझ गए, एक इस प्रकार से शंकु का आकार का बर्तन हो जाएगा, या आप यूं कहें एक जो है इस प्रकार से आपका शंकु का आकार का बर्तन बन गया। दोनों ही आपका कोन है। एक में आपका क्या है कि इसमें आपका बेस नीचे है, समझ गए, और यहां पर आपका वर्टेक्स यानी कि शीर्ष नीचे है। अब बात है कि आप कौन सा फोटो लीजिएगा, समझ गए। आपको ऊपर वाला फोटो बनाना है कि फोटो नीचे वाला बनाना है। तो अब आपको पट करना है कि पानी चूता कहाँ से है। तो पानी जो है चूता है, जो आपका होल है, समझ गए, होल, छेद, छिद्र कहाँ है? वर्टेक्स में, यानी कि शीर्ष में छिद्र है। तो यहाँ पर छिद्र रहने से पनिया तो नहीं गिरेगा जी।
यहां पे छेद रहेगा तब ना पानी गिरेगा, यानी कि आपको ये वाला नहीं बल्कि ये आपको शंकु बनाना है, ये आपको कोण बनाना है। आइए बनाया जाए, हम भी बनाते हैं। तो इस प्रकार से बात कहता है। ए रहा, समझ गए, यहां से आप इसको मिला दीजिए, ये थोड़ा सा टेढ़ा मिल रहा है, इसको सीधा कर दीजिए, ठीक है। नाम दे दीजिए ए बी सी, इसका नाम दे दीजिए ओ। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की जो भाई साहब है ये आर त्रिज्या होगा, यहाँ से यहाँ भी भाई साहब आर आपका त्रिज्या होगा। ये जो है ये वाली जो भाई साहब है वो आपका हो जाएगा एच, और ए से बी या यूं कहें कि ए से जो सी है ये दोनों ही भाई साहब एल कहलाता है, तिर्यक आपका लंबाई। फिर से लाइट आने लगा, मैं फिर से इसको लगा देता हूँ। ये बार बार जो है ना मुझे आज ये तंग कर रहा है, कभी आता है जाता है, आता है जाता है, पता नहीं क्या करता है, ठीक है। तो ये आपका एल क्या हो गया, तो एल हो गया आपका तिर्यक लंबाई या तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में बोलते हैं स्लेंट हाइट, ठीक। अच्छा एक चीज और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि यहां पर सेमी वर्टिकल एंगल आपका π/4 है, समझ गए, सेमी वर्टिकल एंगल। तो देखिए ये जो है ना ये पूरा आपका कहलाता है, समझ गए, ये पूरा कहलाता है आपका वर्टिकल एंगल, ठीक है। सेमी का मतलब क्या हो गया, आधा, यानी कि इधर वाला भी आधा आपका π/4 है और इधर वाला भी आधा कितना है, π/4। यदि यह लिखा रहता कि इसका वर्टिकल एंगल π/4 है, समझ गए, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल एंगल π/4 लिखा रहता तो यह आधा कितना हो जाता, π/8, और इधर वाला भी आधा कितना हो जाता, π/8। लेकिन पहले ही मेंशन कर दिया है कि सेमी वर्टिकल एंगल आपका π/4 है, यानी कि आपका वर्टिकल एंगल कितना हो गया, तो 45 और 45 मिलकर कितना, 90 डिग्री का आपका वर्टिकल एंगल है, ठीक। आइए अब देखिए तो बाबू पढ़िए तो क्या कहता, अब मोटा मोटी धीरे धीरे ये क्वेश्चन समझ में आने लगा। अब क्या कहता है, वाटर इज ड्रिपिंग, वाटर इज गिरिंग, इसका मतलब हो गया हिंदी में वाटर इज गिरिंग, यानी कि वाटर गिर रहा है। कैसे गिर रहा है, फ्रो में कोनिकल फनल, यानी कि एक कोन के आकार के बर्तन से गिर रहा है, जिसका कि सेमी वर्टिकल एंगल, ये जो अर्ध शीर्ष कोण है वह π/4 है। कैसे, एट ए यूनिफॉर्म रेट, यूनिफॉर्म रेट से गिर रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। अरे भैया पानी गिरता है तो पानी तो आयतन में नहीं गिरेगा जी, नहीं बुझे, पानी गिरेगा तो पानी कैसे गिरेगा, आयतन में, क्योंकि पानी में वॉल्यूम है। लेकिन यहां पर तो सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है, क्या दे दिया है जी, सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि जो पानी गिर रहा है वह पानी को नहीं ले रहा है। समझे बाबू, ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा। यदि पानी गिरेगा तो पानी तो आयतन में गिरेगा, जब आयतन में गिरेगा तो यहां पर तो क्यूब होना चाहिए, लेकिन यहां पर इसने क्या लिया है, स्क्वायर लिया है। तो यह पानी जो गिर रहा है उसको नहीं ले रहा है। तो पानी गिरने से, समझ गए, पानी गिरने से जब मान लीजिए पानी गिर के इस यहां तक आ गया, तो ये जो पोर्शन बचा ना, तो उस पोर्शन का जो आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, ये जो आपका पोर्शन पानी गिरने के बाद जो आपका बचता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, स्क्वायर है ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो आपका सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो वह सरफेस एरिया घट रहा है, समझ गए, वह सरफेस एरिया घट रहा है, वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा है, सरफेस एरिया की बात कर रहा है, समझ गए बाबू। तो सरफेस एरिया जो है आपका क्या बोल रहा है, एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड इन इट्स सरफेस एरिया थ्रू है टेनी होल। तो आपका जब पानी गिरेगा तो सरफेस एरिया जो है धीरे धीरे इसके घटते रहेगा ना। मान लीजिए कि अभी इस पूरे भाग का आप सरफेस एरिया लीजिएगा, हाँ सरफेस लीजिएगा, लेकिन जब पनिया गिरेगा तो पनिया नीचे आ गया तो अब सरफेस एरिया नहीं घटेगा जी, सरफेस एरिया घटेगा ना, तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो डिक्रीज हो रहा है
लेकिन सरफेस एरिया के पहले बात क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात क्या है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया आप ही बताइए क्या होता है, सरफेस एरिया के लिए आपने क्या सिंबल की यूज किया ए, तो बताइए क्या होता है पाई आर एल, समझ गए क्या होता है पाई आर एल। यहां पर संपूर्ण आपका क्षेत्रफल नहीं ले लीजिएगा, हमको ऊपर वाला से मतलब नहीं है, ऊपर जो है कि आप हाँ ऊपर जो है कि आप पाई आर स्क्वायर जोड़ देते हैं, यहां पर उस चीज से मतलब नहीं है, समझ गए, हमको मतलब है सिर्फ इधर वाला वक्र वाले से, समझ गए। तो सरफेस एरिया आपका कितना होगा पाई आर एल। तो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन का मतलब आपका हो गया दिया है कि ds बाय dt, मैंने नीचे t क्यों लिया, इसीलिए लिया क्योंकि यहां पर देखिएगा नीचे क्या है सेकेंड है, यह आपका है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, लेकिन आपको लेना है निगेटिव। क्यों निगेटिव साइन लेना है, क्योंकि आपका घट रहा है, ठीक है। अब बाबू क्या बोल रहा है, तो अब बोल रहा है व्हेन स्लेंट हाइट ऑफ द वाटर इज 4, स्लेंट हाइट का मतलब क्या हो गया एल, जब एल आपका 4 सेंटीमीटर है, फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लेंट हाइट एट द वाटर। तो जब आपका लेंथ आपका जो तिर्यक ऊंचाई जो एल है जब 4 सेंटीमीटर है, तो तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल के घटने का दर क्या मांग रहा है, यानी कि डी एल बाय डी टी बराबर व्हाट, समझ गए कब, जब एल बराबर कितना हो, तो एल बराबर आपका हो 4 सेंटीमीटर, एल बराबर कितना हो बाबू 4 सेंटीमीटर, समझ गए। तो अब इस सवाल को बनाएंगे रे बाबू, कैसे बनेगा, समझ गए कैसे बनेगा, तो बनेगा देखिए आप आ जाइए ट्रायंगल ओ ए ओ बी में, लिखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी, ए ओ बी में आप ले लीजिए कॉस पाई बाय 4 बराबर क्या होगा और साइन पाई बाय 4 बराबर क्या होगा। कॉस पाई बाय 4 जैसे कि ये इस कोण के लिए बात कीजिएगा, तो इस कोण के सामने वाला ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा लंब, हाँ परपेंडिकुलर P, और जो है ये तो आपका 90 डिग्री है, तो जो जिस कोण के लिए काम करते हैं और जो आपका 90 डिग्री है उससे मिलते हुए भाग को क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, यानी कि यह आपका बेस हो गया और यह आपका क्या हो गया, तो यह आपका परपेंडिकुलर हो गया। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बेस बाय, हाँ बेस बाय कितना जी b बाय h, तो इसके लिए बेस आपका क्या हो गया OA हो गया, तो ये आपका हो गया OA, समझ गए। और आपका क्या हो जाता है बाबू बाय h, तो h के जगह पे आपने क्या ले लिया, तो आपने ले लिया AB। और इधर देखिए आपका साइन के लिए कितना हो जाएगा, तो साइन के लिए आपका हो गया, समझ गए, साइन के लिए ये आपका कितना है, ये आपका P हो जाएगा, यानी P बाय H, यानी कि आपका हो गया OB बाय H। तो H के जगह पर आपका जो है ना क्या है L है, तो S के जगह पे आप H मतलब समझ गए ना, S मतलब हाइपोटेनियस, H मतलब कर्ण हो गया, ये वाला S आप नहीं ले लीजिएगा, H का मतलब हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण हो गया, ठीक है। तो आइए देखिए पहले नीचे आप L के जगह AB ले लीजिए, तो क्या मिला देखिए, तो cos पाई बाय 4, cos 45 डिग्री कितना जी 1/√2 बराबर OA, OA किसके बराबर है R के बराबर है, AB, AB किसके बराबर है L के बराबर है, फिर साइन पाई बाय 4, तो साइन 45 डिग्री 1/√2 OB, तो यहां पर OA था ना, OA तो आपका S के बराबर है, यह आपका हो गया H, और OB किसके बराबर है R, और AB, तो AB आपका किसके बराबर है, तो AB आपका बराबर है L का, ठीक है बाबू। चलिए आइए अब आप क्या कीजिए कि अब आप कोना कोनी गुना कर दीजिए, यहां से इसको थोड़ा सा मैं इधर से ले लाता हूं, लगता है कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाएगा। तो यहां से आपका L बराबर कितना हो गया √2H, और यहां से
L बराबर कितना हो गया, तो √2r, समझ गए। एक आपका हो गया √2h और एक आपका हो गया √2r, ठीक है। तो अब देखिए तो आपका नाउ S बराबर आपका क्या है, S, या हम लोग सरफेस एरिया के लिए आप ऐसा कीजिए, यहां पर S ले लीजिए। हाँ, तो आपका S बराबर कितना है, S बराबर है आपका πr/L, और ds/dt किसके बराबर है, तो ये आपका -2 के बराबर है, समझ गए। ds/dt किसके बराबर है, तो -2 के बराबर है। तो आपका d/dt ऑफ s, तो s के जगह पे आप क्या ले लीजिएगा, तो πr/L बराबर कितना हो गया आपका -2। तो पाई कांस्टेंट है बाहर, समझ गए, और d/dt ऑफ आपका क्या हो गया r, और साथ में क्या बच गया l बराबर -2। तो आपका पाई, और यहां पे फर्स्ट इंटू सेकेंड में आप इसको क्या कीजिए, तो आप इसे तोड़ दीजिए, या ऐसा भी देखिए कि हम लोगों ने आर का यहां से, हाँ बेहतर होगा क्या फर्स्ट इंटू सेकेंड में तोड़ने के बजाय d/dt ऑफ r है ना, तो आर का मान, हाँ आर का मान यहां से यदि आप आर का मान निकालिएगा तो आर बराबर कितना हो जाएगा, L/√2, L/√2। तो यहां पर आर के जगह आप ले लीजिए L/√2 और एक L बराबर कितना हो गया -2। तो देखिए तो पाई बाय आपका √2 बाहर, d/dt ऑफ L² बराबर कितना हो गया -2। तो आपका π/√2, तो L² बचा, तो L² का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, L² का डिफरेंशिएशन आपका हो गया कितना बाबू, तो L² का डिफरेंशिएशन 2L, समझ गए, L² का डिफरेंशिएशन 2L, और फिर आपका dL/dt बराबर कितना -2। तो ये दोनों भाई साहब तो आपका कैंसिल हो गया ना, तो अब आप dL/dt निकाल लीजिए। तो dL/dt कितना, पहले तो इधर माइनस है तो माइनस रहेगा ही, फिर देखिए √2 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, हाँ इधर भाग है तो आपका कितना हो जाएगा गुना में, और यह पाई आपका है और L है, यह आपका क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो अब देखिए तो बाबू क्या मिला, तो अब आपको मिला इस प्रकार से कि dL/dt आपको निकालना है, लेकिन कब निकालना है, जब L बराबर कितना हो, L बराबर आपका हो 4, जब L बराबर 4 सेंटीमीटर हो, तो -√2/π इंटू L, तो L के जगह पे आप क्या रखिएगा 4। और हम लोगों को क्या दिखाना था, कि हम लोगों को दिखाना था कि फाइंड द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ स्लेंट हाइट ऑफ द वाटर, यानी कि जो पानी आपका, हाँ जो आपका पानी डिक्रीज हो रहा है तो उसका स्लेंट हाइट यानी कि L किस रफ्तार से, किस रेट से घट रहा है, यानी कि dL/dt निकालना था, जो कि हम लोग कितना निकाल लिए, तो -√2/4π। यह माइनस साइन बताता है कि यह आपका डिक्रीज हो रहा है, हाँ यानी कि दैट इज, मैं यहां पर लिख देता हूं, समझ गए, यहां पे लिख देता हूं, यानी कि दैट इज, हाँ दी स्लेंट हाइट, समझ गए, द स्लेंट हाइट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ √2/4π। और यदि आप यूनिट लिखना चाहिएगा तो यूनिट तो ऊपर L है ना, तो L का मतलब क्या हो गया, L का मतलब लेंथ है ना, ये लेंथ है तो आपका कितना हो जाएगा सेंटीमीटर, और नीचे T है, T का मतलब टाइम, टाइम के लिए आप क्या लिखिएगा सेकेंड, और यही हम लोगों के क्या हो जाएगा आंसर, समझ गए, यही हम लोगों का क्या हो गया बाबू आंसर। यहां पे मैं माइनस इसलिए नहीं लिया क्योंकि आपका ये डिक्रीज में जब लिख ही दिया तो माइनस आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं एक बार इसका आंसर मिला लेता हूं, इसके बाद फिर मैं बोलूंगा कि आपका सही, बिल्कुल ठीक है बाबू। इस तरह से हम लोगों ने क्या किया कि अदर बुक से 4 क्वेश्चन को बनाया। आप ऐसा कीजिए कि पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हाँ थोड़ा सा बोर्ड चमक रहा है तो मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले बाबू,
और अब मैं आपको एक कंक्लूड करके बताता हूं कि हम लोग क्या क्या पढ़े। तो हम लोग जो है कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, समझ गए, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का जो कि आपका चैप्टर 6 में है, उसका हम लोग सबसे पहला जो आपका चैप्टर था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, हम लोगों ने पहला दिन एनसीईआरटी से थ्योरी, साथ में साथ एनसीईआरटी का हम लोगों ने एग्जाम्पल किया। फिर हम लोग दूसरे क्लास में जो कि हम लोगों का 2.25 घंटे का लेक्चर था, उसमें मैंने 6.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को बताया। हाँ, उसमें 18 क्वेश्चन था, मैंने 18 क्वेश्चन को बताया और मैं आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक दिन अदर बुक से बताऊंगा। तो आज ये तीसरा लेक्चर में मैं आपको अदर बुक से भी कुछ क्वेश्चन को कराया, ठीक है। फिर जब आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा तो मिसलेनियस एक्सरसाइज और एग्जांपल्स में भी आपको 2-4 क्वेश्चन रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी से आएंगे, ठीक है बच्चों। तो अब जो हम लोगों का अगला लेक्चर होगा, अगला लेक्चर पहला लेक्चर होगा, क्यों? क्योंकि अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो बच्चों थैंक यू, धन्यवाद।